students, my name is Ravikant and you are watching my YouTube channel Physics with RK Sir. So today we are discussing about chapter electrostatics, class 12th. तो our topic is Coulomb's law in vector form. तो Coulomb's law क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि according to this law electrostatic force between two static charges या point charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them. तो उसी लॉ को हमने किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में. तो देखिए, लेट टू लाइक चार्जेस का मतलब बोथ आर पॉजिटिव या फिर बोथ आर नेगेटिव. Q1 एंड Q2, इसका मतलब Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2. तो मान लीजिए A पे हमने चार्ज क्या लिया Q1, B पे हमने चार्ज क्या लिया Q2. तो इन दोनों के जो पोजीशन वेक्टर है R12 किसके लिए है, Q1 के लिए, और R21 किसके लिए है, Q2 के लिए. यानी कि R1 किसके लिए है पोजीशन वेक्टर, A के लिए यानी कि Q1 के लिए, और R2 किसके लिए पोजीशन वेक्टर है, B के लिए यानी कि Q2 के लिए. क्लियर. तो यहाँ पे कहता है कि ए बी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट. तो वो किसके इक्वल होगा, R2 माइनस R1 यानी कि R21. तो R21 कौन सा है हमारा, ये वाला. तो R21 का मतलब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, A से B की तरफ. तो इसका मतलब ये फाइनल है और ये क्या है, इनिशियल. तो इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, R2 माइनस R1. तो इसको क्या लिख सकते हैं, R21. यानी कि हम किसके अलोंग मूव कर रहे हैं, 1 से 2 की तरफ. ऐसे ही BA क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2. यानी कि इससे इस तरफ आ रहे हैं. तो इसका मतलब हमारे पास जो ये इनिशियल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और फाइनल क्या हो जाएगा R1. यानी कि R1 माइनस R2 दैट इज R12. अब कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. अब डिस्टेंस क्या है हमारी, AB. तो AB इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R. यानी कि ये जो चीज है हमारे पास, अगर हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले ले तो हमारे पास क्या आएगा उसका, वो किसके इक्वल होगा, जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन होगा. और उसको हम क्या लिख सकते हैं, R. क्लियर. वो ऊपर मेंशन भी है विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली. तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, R. तो इन दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल होगा, R. और R क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन. ओके. तो द फोर्स ऑन चार्ज Q1. अब देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे. तो मान लीजिए इसकी वजह से जो इस पे फोर्स आया वो हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल. ऐसे ही इसकी वजह से जो इस पे फोर्स होगा वो भी क्या होगा, आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल. अब कहोगे सर ये इसी लाइन ज्वाइनिंग पे क्यों आया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं, जो लाइन ज्वाइनिंग यानी कि सेंट्रल फोर्सेज है जो कहां पे लाई करेंगे, इसी लाइन पे, जो सेंटर से सेंटर की तरफ है. तो इसीलिए ये क्या होगा, इसी डायरेक्शन में यानी कि इसी लाइन में आउटवर्ड. अगर बोथ आर पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो इसकी क्या होगा, इनवर्ड. लेकिन हमेशा मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट. तो द फोर्स ऑन चार्ज Q1 एट A ड्यू टू चार्ज Q2 एट B. तो इसके ऊपर फोर्स, इसकी वजह से वो हमने मान लिया F12 यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. तो F12 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये हमारे पास कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R² इन 2. अब पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो उसकी डायरेक्शन के लिए हमने किसका यूज किया, यूनिट वेक्टर R12 का. तो यूनिट वेक्टर क्या होता था हमारे पास, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ओके. तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर. तो कहता है वेयर R12 इज यूनिट वेक्टर अलोंग BA. तो हम किससे किसकी तरफ आ रहे हैं, B से A की तरफ. तो इसकी डायरेक्शन क्या है, R12. ठीक है. तो इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R3. क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर रखा है कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इज किसके है, R के. तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं यूनिट वेक्टर की,
ये वाली। तो क्या मैं इसको R12 के मैग्नीट्यूड को ये नहीं लिख सकता, R2 माइनस R1, और ये किसके इक्वल है, R1 माइनस R2, और ये किसके इक्वल था, R के इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब, और ये एज इट इज। तो ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम एज इट इज, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही K की वैल्यू। तो Q1 Q2 बाई R क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R21। क्लियर। अब कहता है ये जो दोनों इक्वेशंस है आपकी, वो एप्लीकेबल है फॉर ऑल कंडीशंस ऑफ Q1 एंड Q2। क्लियर। अगर मान लीजिए बोथ आर पॉजिटिव, तो Q1 Q2 क्या होंगे हमारे पास, ग्रेटर देन 0, और दोनों क्या हैं, डिफरेंट चार्जेस है, मतलब अनलाइक चार्जेस है, तो वो क्या होंगे, लेस देन 0। तो इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइन, दैट इज Q1 Q2 क्या होंगे, लेस देन 0। तो F21 जो होगा, यानी कि फोर्स जो होगा F21 इज अलोंग R21, तो F21 जो होगा वो किसके अलोंग होगा, R21 के, विच डिनोट्स अट्रैक्शन, जो किसको शो करता है, अलोंग R21, और अपोजिट किसके होगा, R12 के, क्योंकि F21 तो ये है और R12 ये है, तो ये फोर्स इसके क्या है, अपोजिट, और इसके क्या है, अलोंग। तो ये किसको शो करेगा, डिनोट्स अट्रैक्शन। ओके। और ऐसे ही R12 इज इक्वल टू माइनस R21, तो R12 जो होगा वो किसके अपोजिट होगा, माइनस R21 के। क्लियर। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि भाई हमने वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिखा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली चीज, यूनिट वेक्टर R12 एंड यूनिट वेक्टर R21 आर यूनिट वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये दोनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे की डायरेक्शन की क्या है, अपोजिट, मतलब दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब F21 इज इक्वल टू माइनस F21। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे वो भी तो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसका मतलब फोर्स क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो इसका मतलब एक्शन is always equal to reaction but in opposite direction. तो this obey Newton third law of motion. ओके। उसके बाद जो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पढ़ी थी हमारे पास, कि F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू R12 कैप, और कैप को रिमूव करके हमने क्या लिया था, वेक्टर। तो ऐसे ही F21 के लिए थी, तो कहता है एक्सप्रेस दैट फोर्स F21 एंड F12 एक्ट अपोजिटली अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो इसका मतलब दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। तो लाइन ज्वाइनिंग पे एक्ट है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इससे हमें क्या चीज पता लगी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसे होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। क्लियर। तो अब कुछ ग्राफ है, तो सबसे पहले ग्राफ है F और R के बीच में। वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम F और R के बीच में ग्राफ लेते हैं, तो अगर हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो आपके पास ये स्केयर में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे अगर हम मान लीजिए किसको लेते हैं, R को, अगर R को इंक्रीज किया तो फोर्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब मान लीजिए मेरे पास R है 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो F क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड चार्जेस का क्या है, सेम,
तो अगर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करें कि हमारे पास जो नया फोर्स होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा इंक्रीज, जो एफ डैश आएगा वो इनिशियल का कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा एफ बाय 4। और अगर मैं इसको हाफ कर दूं, यानी कि पहले मेरे पास कितना था आर और अब मैंने क्या कर दिया आर बाय 2, तो मेरे पास फोर्स इंक्रीज हो जाएगा कितने टाइम्स, एफ डैश इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू का 4 टाइम्स। इसका मतलब कि एफ जो है वो आर के क्या है स्केयर के इनवर्सली। और ऐसे ही अगर हम एफ और के के बीच में देखें तो के यहाँ पे क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में होता है, वैक्यूम में। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें वैल्यू हम क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन अगर हम बात करें के की तो वैक्यूम या क्या एयर के लिए क्या होती है के की वैल्यू 1। लेकिन जैसे ही हम मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स भी कितना डिक्रीज हो जाएगा के टाइम्स। तो इसका मतलब अगर हमने के को क्या किया इंक्रीज किया तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर वो आपका क्या है F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 R1 माइनस R2 क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ये किसकी फॉर्म में है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। ऐसे ही F21 है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 और ये 2 माइनस 1। क्लियर, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि आपके पास टोटल फोर्स निकालना है किसकी वजह से मल्टीपल चार्जेस की वजह से। तो दैट इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो द फोर्स इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन। तो सीधी सी बात है फोर्स क्या है दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन है, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या करेगी फोर्स और सेकंड वाली फर्स्ट वाली पे क्या करेगी फोर्स अप्लाई करेगी। तो दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस एंड सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होंगे ना किसके बीच में दो पॉइंट चार्जेस के बीच में वो इंडिपेंडेंट है किस पे प्रेजेंस या एब्सेंस किसकी ऑफ अदर चार्जेस किसी दूसरे चार्जेस की। तो इसका मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है वैलिड। इसका मतलब फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस is the resultant of force due to individual point charges। मान लीजिए जो फोर्स होगा किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर किसकी वजह से ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। मान लीजिए आपके पास ये कोई पार्टिकल है और इसके चारों तरफ n नंबर ऑफ क्या है पार्टिकल्स, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा किसका जो इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल है उनकी वजह से जो फोर्स होगा उन सब का टोटल सम, एल्जेब्रिक सम बोल सकते हैं या वेक्टर सम बोलते हैं, सॉरी एल्जेब्रिक नहीं वेक्टर सम। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है मैनी फोर्सेस कॉम्बिनेशन होता है, तो इसीलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो सुपरपोजिशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है, इट स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज। मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस क्या कर रहे हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो द टोटल फोर्स जो टोटल फोर्स होगा ऑन ए गिवन चार्ज किसी भी एक चार्ज के ऊपर इज वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर चार्जेस इंडिविजुअली। मतलब जो वेक्टर सम होगा फोर्सेस का जो उस पॉइंट चार्ज के ऊपर एक्ट हुए हैं किसकी वजह से इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से। तो मान लीजिए F हमारे पास है रिजल्टेंट फोर्स, तो K Q0 Q1 बाय R1 का स्क्वायर, ऐसे K Q2 Q2 बाय R2 का स्क्वायर, सो ऑन Q0 ith R ith का स्क्वायर और ऐसे ही N और Nth का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल रिजल्टेंट फोर्स। तो दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल, और ये है सुपरपोजिशन की वेक्टर फॉर्म। F इज इक्वल टू के क्यू नोट, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, क्यू ith बाय r ith का स्क्वायर इंटू r ith यूनिट वेक्टर। मतलब आप 1 की वैल्यू, i की वैल्यू 1 से लेके कहां तक ले सकते हो, n तक। तो जिनके भी बीच में हमें चाहिएगा वो हम इसके बीच में वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो मान लीजिए आपके पास ओरिजिन से यहां पे हमने कोई भी पॉइंट चार्ज लिया Q1 और यहां पर नंबर ऑफ चार्जेस क्या है, n तक। तो Q2, Q3, Qn और ऐसे ही Q2। तो इसकी वजह से n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स होगा वो इन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उन सब का क्या होगा, कॉम्बिनेशन। जैसे मैं कहूं कि Q1 पे जो फोर्स होगा ड्यू